Welcome to TechCS Engineering. Hello students, here I am Himanshi Agrawal. Here I am explaining switch case statement in C, C++, C है Java, Python programming language. तो आज आप सभी स्टूडेंट क्या सीखने वाले हो? स्विच केस स्टेटमेंट. स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है? स्विच केस स्टेटमेंट का यूज क्यों और किस वजह से किया जाता है? स्विच केस स्टेटमेंट की फंक्शन और सिंटैक्स को हम अगली वीडियो में देखेंगे. ओके, तो इस वीडियो में आप क्या क्या देखने वाले हैं? स्विच स्टेटमेंट क्या होता है, स्विच केस स्टेटमेंट, स्विच केस स्टेटमेंट का यूज क्यों और किस वजह से किया जाता है, और इसमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए स्विच केस बनाया जाता है, स्विच केस बनाने का रीजन क्या है, ये सब आप इस वीडियो में सीखने वाले हैं. ओके, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी स्टूडेंट को बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में किसी भी स्टूडेंट को जहां भी कोई भी क्वेश्चन रेज हो या आपको लगे कि आपके किसी क्वेश्चन पर आप में से किसी स्टूडेंट को पर्टिकुलर वीडियो चाहिए, तो आप फ्रीली कांटेक्ट कर सकते हैं मुझे अपने कमेंट बॉक्स में. आई विल ट्राई टू कवर योर ईच एंड एवरी क्वेश्चन इन योर नेक्स्ट वीडियो और इन योर कमेंट बॉक्स. ओके, this is your beginner this is your biggest beneficial course for our technical students who wants to learn about beginner to advanced programming course, who wants to improve our coding or programming skills. They can subscribe my channel or press the bell icon for my new uploaded videos. I uploaded some videos related to this course on this channel, so watch freely. I uploaded some videos on for loop and if else statement. I uploaded complete course for looping statement and if else statement. So watch freely on this channel. Anyone wants to improve our programming skills, improve our technical skills, so subscribe my channel or press the bell icon for easily reach to my new uploaded videos. Okay. So now we start today's session. Today's our topic is switch case statement in C, C++, C है Java, Python programming language. Okay, तो बात करते हैं switch case statement क्या होता है. जैसा कि आपने switch case statement के नेम से ही आपको समझ आ रहा होगा कि आपको यहाँ क्या करना है. switches बनाने हैं. switches का मतलब या तो on या off है ना. तो वही अपनी जो वैल्यू होगी, जो भी वैल्यू अगर मैच करती है तो स्विच चलेगा, अगर नहीं करती है तो नहीं चलेगा. यही हम किन किन कंडीशंस पे हमारी वैल्यू मैच करेगी तो स्विच चलेगा, किन किन कंडीशंस पे नहीं चलेगा, क्या कैसे, ये सब हम आज इस वीडियो में समझने वाले हैं. तो वीडियो के लास्ट तक जरूर बनिए रहिएगा. आपके यहाँ पर काफी सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं. तो जैसा कि आप स्विच केस स्टेटमेंट के नेम से ही समझ रहे होंगे कि आपको यहाँ पर क्या करना है, स्विचेस बनाने हैं. आपको यहाँ स्विचेस क्यों बनाने हैं, यही तो आपको इस वीडियो में समझना है. तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा और इस वीडियो में लास्ट तक जरूर से बने रहिएगा, जिससे आपके इस वीडियो से रिलेटेड सभी डाउट्स क्लियर हो जाएं. ओके, लेट्स बिगिन. स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है? सबसे पहला पॉइंट देखते हैं क्या है. स्विच केस इज अ कंट्रोल स्टेटमेंट विच इज यूज्ड टू इम्प्लीमेंट डिसीजन मेकिंग लॉजिक. ओके, स्विच केस एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका उपयोग निर्णय लेने के लिए या डिसीजन मेकिंग के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए किया जाता है. डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय बनाना या लेना है ना. तो स्विच केस एक कंट्रोल स्टेटमेंट है जिसका उपयोग हम डिसीजन मेकिंग के लॉजिक को इम्प्लीमेंट करने के लिए करते हैं. It comprises of cases which are independent decision branches. स्विच क्या करता है, पहले सभी केसेस को कंपेराइज कराकर देखता है. स्विच उन केसेस को कंपेराइज कराकर देखता है जो कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ब्रांचेस के फॉर्म में होते हैं. इंडिपेंडेंट डिसीजन ब्रांचेस किसे कहा जाता है, ये अच्छे से समझिएगा, क्योंकि आपको स्विच केस स्टेटमेंट जो है इंडिपेंडेंट ब्रांचेस के ऊपर, इंडिपेंडेंट डिसीजन ब्रांचेस के आधार पर ही कार्य करता है.
इसलिए अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा कि इंडिपेंडेंट डिसीजन ब्रांचेस क्या होता है। इंडिपेंडेंट डिसीजन ब्रांचेस, जैसे कि नेम से आप समझ रहे हैं कि जो ब्रांचेस स्वतंत्रता पूर्वक डिसीजन ले सकें या डिसीजन लेकर के अपने स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर सकें, उन ब्रांचेस को ही डिसीजन मेकिंग या डिसीजन ब्रांचेस कहा जाता है, इंडिपेंडेंट डिसीजन ब्रांचेस कहा जाता है। इंडिपेंडेंट का मतलब यही होता है कि स्वतंत्रता पूर्वक अपने कार्य को करना, यानी कि किसी भी कोई भी बिना बंदिश के हर एक कार्य को कंप्लीट करना, उसे स्वतंत्र, इट मींस इंडिपेंडेंट कहा जाता है। तो डिसीजन मेकिंग या डिसीजन ब्रांचेस मतलब कोई भी ब्रांच ऐसी हो, मतलब उसमें जितनी भी ब्रांचेस होती है अपने स्विच केस में, वो सारी इंडिपेंडेंट डिसीजन ब्रांचेस होती हैं, क्योंकि उनका जो डिसीजन होता है वो खुद वो ब्रांचेस लेती हैं, उनको ऐसा नहीं है कि कोई और उनका डिसीजन लेगा, है ना। तो इसे ही हम इंडिपेंडेंट डिसीजन ब्रांचेस कहते हैं। इट इज बेटर substitute of statement, it is better substitute of it if a statement which has lots of conditions and cache memory issues। स्विच केस को इफ स्टेटमेंट से बेटर माना जाता है। क्यों माना जाता है स्विच केस को इफ स्टेटमेंट से बेटर क्यों माना जाता है? चलिए इसे अच्छे से डिटेल में समझते हैं, तो आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको और अच्छे समझ आएगा। इफ स्टेटमेंट के पास कई इश्यूज होते हैं, जैसे कि लॉट्स ऑफ कंडीशन इश्यू, कैशे मेमोरी इश्यू और भी कई तरह के, है ना। लॉट्स ऑफ कंडीशन इश्यू किसे कहते हैं? लॉट्स ऑफ कंडीशन मींस इफ स्टेटमेंट में कंडीशन दी जाती है, उन कंडीशन को चेक करते समय गार्बेज या यूजलेस डेटा हमारे सिस्टम में स्टोर होने लगता है, इसे ही कैसे मेमोरी इश्यू कहा जाता है। तो लॉट्स ऑफ कंडीशन क्या, आपने अलग अलग कार्य के लिए अलग अलग कंडीशंस दे रखी है। जैसे आप इसमें दे रहे थे ना कि इफ n% 2 = 0 और एल्स में जो भी है वो तो चल ठीक है, लेकिन इफ एल्स इफ लेटर जो होता है उसमें क्या कई कंडीशंस दे देते हैं हम कि इफ n = 0 तो ये आएगा, इफ n is less than equal to ये, इफ एलिफ में दे दिया लेस देन इक्वल टू दिस और एल्स में ये दे दिया। अब इफ में भी आपने एक और कंडीशन बना दी इफ एल्स वाली, तो इफ इक्वल वाली है तो आपने कंडीशन दे दी कि इफ इक्वल 0 एन इक्वल 0, तो उसमें तो आपने कोई कंडीशन नहीं दी। एलिफ में दे दी कि लेस देन इक्वल टू 0, तो उस पर काफी सारी कंडीशन आप जैसे बना रहे थे ना। तो वही इसमें अपन लॉट्स ऑफ कंडीशंस को बना रहे थे, इसीलिए लॉट्स ऑफ कंडीशन वाला इश्यू आ रहा था। लेकिन इसमें कंडीशंस नहीं देते, इसमें डायरेक्टली वैल्यू देते हैं। एक्सप्रेशन की जो वैल्यू आती है उसके आधार पर हम इसको चलाते हैं। तो स्विच केस स्टेटमेंट में अलग अलग केस के लिए अलग अलग वैल्यूज दी जाती हैं। अगर वो वैल्यू मैच होती है तो पर्टिकुलर केस चलेगा, अदरवाइज नहीं चलेगा। स्विच केस स्टेटमेंट में कोई भी कंडीशन नहीं दी जाती, जो भी कंडीशन दी जाती है वो एक्सप्रेशन में दे दी जाती है। तो स्विच केसेस ओनली वैल्यू पे वर्क करते हैं। आपको अगर वो वैल्यू किसी भी केस की वैल्यू से मैच नहीं होती है, आपने जो इनपुट दिया है वो वैल्यू अगर किसी भी केस की वैल्यू से मैच नहीं होती है तो वो केस चलेगा नहीं। अगर वो मैच हो जाती है तो वो केस चलेगा, अदरवाइज आगे का कोड चलेगा या आपको डिफॉल्ट आउटपुट मिल जाएगा जो आउटपुट उसमें होता है। तो देखते हैं कि कैसे मिलता है, ये आगे आप इस वीडियो में समझेंगे। तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो आप लाइक जरूर करिएगा। इस वजह से हमारे सिस्टम में लॉट्स ऑफ कंडीशन और कैशे मेमोरी का इश्यू भी इस पे स्विच केस स्टेटमेंट में नहीं आता है। तो ये इसका एक एडवांटेज है, और वो जो था वो उसका एक ड्रॉबैक था इफ एल्स कंडीशन का।
इफ एल्स में जो लॉट्स ऑफ कंडीशन और ये जो कैसे मेमोरी का इशू आ रहा था, ये एक ड्रॉबैक है इफ एल्स इफ का, जो मैंने आपको यहाँ बता दिया, तो आप इसको कहीं भी नोट कर लीजिएगा तो आपको एग्जाम में भी हेल्प हो जाएगी, है ना। और स्विच केस में ये एक एडवांटेज है ये इसका, है ना, कि लॉट्स ऑफ कंडीशन और कैशे मेमोरी। ओके, आगे देखते हैं। The switch statement is an alternate to if-else-if ladder statement which allows us to execute multiple operations for the different possible values of a single variable called switch variable. Switch statement किसके अल्टरनेट माना जाता है? स्विच के स्टेटमेंट अल्टरनेट माना जाता है इफ एल्स स्टेटमेंट के। स्विच केस और इफ एल्स इफ लैडर जो स्टेटमेंट है उसमें क्या डिफरेंस है? इफ एल्स इफ लैडर में कंडीशंस पर वर्क कराया जाता है, जबकि स्विच केस में कंडीशन सिर्फ एक्सप्रेशन में दी जाती है, यानी स्विच के स्टार्टिंग में दी जाती है, उसके बाद में कई डिफरेंट केसेस बनाए जाते हैं, उनमें सिर्फ वैल्यू दी जाती है, उन वैल्यूज को मैच कराकर देखा जाता है। अगर वैल्यू मैच होती है तो उसका जो स्टेटमेंट होता है वो रन होता है, यानी कि वैल्यूज के ऊपर वर्क करता है। स्विच स्टेटमेंट इट मीन स्विच स्टेटमेंट ऑन और ऑफ के सीक्वेंस पर वर्क करता है। स्विच का मतलब यही होता है, आप कोई भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का स्विच ले लीजिए तो उसका मतलब तो यही है कि या तो ऑन होगा या ऑफ होगा। आपको लाइट ऑन करनी है तो आप स्विच को ऑन कर देंगे, अगर आपको लाइट ऑफ करनी है तो आप ऑफ कर देंगे। ओके, चलिए सब अब स्विच वेरिएबल समझ लेते हैं क्या होता है, जिससे आपको स्विच केस अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके, तो स्विच वेरिएबल क्या होता है? स्विच हमारा सिंगल वेरिएबल की वैल्यू को चेक कराता है। किस केस में? दो स्विच केस स्टेटमेंट में कई केसेस बनाए जाते हैं, उन केसेस में डिफरेंट वैल्यूज दी जाती हैं, उन डिफरेंट वैल्यूज पे डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कराया जाता है। एक ही वेरिएबल पे मल्टीपल वैल्यूज के हिसाब से डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म करा सको, इसीलिए स्विच केस स्टेटमेंट के लिए एक वेरिएबल बनाया जाता है, उस वेरिएबल को स्विच वेरिएबल कहा जाता है। मतलब जिसमें आप वैल्यू स्टोर करा रहे हैं और जिस वेरिएबल की वैल्यू को आप बार बार हर केस से मैच करा कर देख रहे हैं, तो वो एक वेरिएबल हो गया। तो उस वेरिएबल को ही हम स्विच वेरिएबल कहते हैं, जो कि हमारे पूरे स्विच में वर्क कर रहा है कि कहाँ पर क्या वैल्यू चाहिए अपन को, फिर किस पे अपन को वर्क कराना है, कौन सा स्टेटमेंट रन कराना है, ये सब वो वेरिएबल डिसाइड करता है, इसीलिए उसको स्विच वेरिएबल कहा जाता है। ओके, here you can define various statements in the multiple cases for the different values of a single variable। इधर स्विच केस स्टेटमेंट में आप एक सिंगल वेरिएबल के डिफरेंट वैल्यूज के लिए मल्टीपल केसेस में कई सारे स्टेटमेंट दे सकते हो, इसे ही स्विच केस स्टेटमेंट कहते हैं। द स्विच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन स्टेटमेंट फ्रॉम मल्टीपल कंडीशंस, इट इज लाइक इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट। जैसे कि इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट में कोई एक कंडीशन एग्जीक्यूट होता है, वैसे ही स्विच केस में भी मल्टीपल कंडीशंस में से एक ही स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जाता है या एग्जीक्यूट कराया जाता है, इसे ही स्विच केस स्टेटमेंट कहते हैं और ऐसे ही स्विच केस स्टेटमेंट वर्क करता है। चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड। पॉइंट टू रिमेंबर, मतलब हमको क्या क्या पॉइंट्स याद रखते हैं स्विच केस स्टेटमेंट बनाते समय, आज हम ये देखने वाले हैं। ओके, स्विच केस स्टेटमेंट को बनाते या चलाते समय कुछ पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है या रखना जरूरी होता है। वो पॉइंट्स हम आपको इस स्लाइड में समझाने जा रहे हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं, ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आपको यहाँ हम स्विचेस कैसे बनाना है समझाने वाले हैं, और स्विचेस बनाने से कैसे बनाना है उससे पहले आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए, तो आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो आप सभी इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, इसमें आपको हर एक पॉइंट क्लियर होने वाला है, जिसमें आपके हर एक डाउट्स स्विच केस स्टेटमेंट से रिलेटेड इस सिंगल वीडियो में कंप्लीट हो जाए। ओके, तो चलिए वन बाय वन एक एक करके पॉइंट्स को लेते जाते हैं और
समझते जाते हैं कौन सा पॉइंट क्या कह रहा है और किस पॉइंट पर हमको फोकस करना ही करना है ना। तो चलिए, वैसे तो ये सारे ही पॉइंट्स फोकसिंग वाले ही हैं, क्योंकि इन सब पॉइंट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप स्विच केस स्टेटमेंट को अच्छे से चला पाएंगे, स्विच केस स्टेटमेंट को अच्छे से बना पाएंगे। जब हम नेक्स्ट वीडियो में कब प्रोग्राम्स बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो में फंक्शनिंग और सिंटैक्स को समझेंगे, उसके नेक्स्ट वीडियो में प्रोग्राम बनाएंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो कि फंक्शनिंग क्या है, सिंटैक्स क्या है। तो उसके लिए आपको ये सारे पॉइंट्स टू रिमेम्बर आपको पता होने चाहिए। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। Switch case allows only integer and character constants in case expression. We can't use float values. Okay. Switch case की केस एक्सप्रेशन में आप फ्लोट वैल्यूज का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्विच केस की केस एक्सप्रेशन केवल और केवल इंटीजर और कैरेक्टर कॉन्स्टेंट्स पर ही वर्क करती है। ओके, ये रूल C++, है लैंग्वेज में फॉलो किया जाता है। जावा का जो रूल है वो अलग है कुछ थोड़ा सा, वो हम समझते हैं क्या है, नेक्स्ट पॉइंट में देखते हैं। The Java switches expression must be of byte, short, int, long with its wrapper type, enum and string. जावा की स्विच केस एक्सप्रेशन बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, एनम एंड स्ट्रिंग पर वर्क करती है, लेकिन लॉन्ग में भी ओनली रैपर टाइप पर वर्क करता है। लॉन्ग में काफी टाइप्स होते हैं जिनमें सिर्फ रैपर टाइप पर ही वर्क करता है। लॉन्ग के टाइप हम आगे डेटा टाइप्स में पढ़ते हैं ना। इट एग्जीक्यूट केस ओनली इफ इनपुट वैल्यूज मैच, अदरवाइज डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट्स। स्विच केस केवल तभी एग्जीक्यूट होता है जब इनपुट वैल्यू केस वैल्यू से मैच होती है। अगर इनपुट वैल्यू केस वैल्यू से मैच नहीं होती है तो डिफॉल्ट केस एग्जीक्यूट हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। ब्रेक कीवर्ड कैन बी यूज्ड to break the control and take out control from the switch. It is optional and if not used the control to the next case. Okay, switch case statement में break keyword का यूज भी किया जा सकता है। स्विच केस स्टेटमेंट में ब्रेक कीवर्ड का यूज स्टेटमेंट को ब्रेक करने के लिए या स्विच को जब भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है तो उस स्विच को कंट्रोल में रखने के लिए, या फिर किसी भी स्टेटमेंट पर अगर हमारी वैल्यू मैच हो गई तो वो अदर स्टेटमेंट पर वैल्यू मैच नहीं होगी, तो इसके लिए हमको स्विच से बाहर आने के लिए उसी केस से हम स्विच से बाहर आ जाए, उसके लिए भी ब्रेक कीवर्ड का यूज किया जाता है। ओके, स्विच केस स्टेटमेंट में ब्रेक कीवर्ड का यूज करना ऑप्शनल है। अगर आप स्विच केस स्टेटमेंट में ब्रेक कीवर्ड का यूज नहीं भी करते हैं तो आपका स्विच वन केस से नेक्स्ट केस चलता जाता है। अगर आपके केसेस के एंड में ब्रेक लगा देंगे, अगर आप अपने केसेस के एंड में ब्रेक लगा देंगे तो एक केस को परफॉर्म होने के बाद आपका स्विच नेक्स्ट केस पर मूव ना होकर के सीधे आप स्विच से बाहर आ जाएंगे, क्योंकि वैल्यू तो कहीं ना कहीं एक ही केस में मैच होनी है ना। हर एक की तो सेम वैल्यू नहीं हो सकती ना, तो उसको हम आगे समझते हैं क्या है। नो डुप्लीकेट केस एक्सप्रेशन इज अलाउड। स्विच केस में कोई भी डुप्लीकेट एक्सप्रेशन अलाउ नहीं की जाती है, इसीलिए जिस केस की वैल्यू से इनपुट वैल्यू मैच हो जाए उसी केस पर स्विच केस स्टेटमेंट ब्रेक हो जाता है। जब उसी केस पे हमारा स्विच केस स्टेटमेंट रुक जा रहा है या ब्रेक हो रहा है तो फिर हम आगे क्यों बढ़ाएं, क्योंकि हमें तो पता ही है कि भाई केस स्टेटमेंट यानी कि स्विच केस स्टेटमेंट का मतलब ये कि एक केस की एक ही वैल्यू होगी। अगर वो वैल्यू अगर मैच हो रही है इनपुट वैल्यू से तो फिर और फालतू के स्टेटमेंट्स के चलाने। अगर फर्स्ट केस पे वो वैल्यू मैच हो गई और आपने अगर सपोज दैट 10 केसेस बनाए और पहले पे ही वैल्यू मैच हो गई तो फिर आपको फालतू के 9 केसेस को क्यों चला करके अपनी कैसे मेमोरी को भरना है। तो इसलिए आप वहां पर ब्रेक लगा देंगे तो आपको एक स्विच केस का बेनिफिट भी हो जाएगा कि आपको फालतू के ये सारे स्टेटमेंट्स नहीं चलाने पड़ेंगे। वैसे भी स्विच केस में क्या होता है कि ऑटो डिटेक्टेड होता है कि किससे वैल्यू मैच हो रही है वो उसको चलाता है ना, क्योंकि आप आगे समझेंगे, आगे आने वाली वीडियोस में और अच्छे से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। Each case statement can have a break statement which is optional when control reaches to the break statement.
It jumps the control after the switch expression. If a break statement is not found, it executes the next cases. प्रत्येक केस स्टेटमेंट के पास ब्रेक स्टेटमेंट होना ऑप्शनल है. जब कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट तक पहुंचता है तो हमारा स्विच जंप करके स्विच एक्सप्रेशन के बाहर पहुंच जाता है. यदि स्विच एक्सप्रेशन को एक भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलता है तो आपका कंट्रोल जो स्विच का जो कंट्रोल है वो नेक्स्ट केस को एग्जीक्यूट करने में लग जाता है. अगर किसी नेक्स्ट केस में वैल्यू मिल जाए इसको सर्च करने में लग जाता है, लेकिन आपका एक मैच कर ही चुका है तो फिर वो नेक्स्ट केसेस को क्यों एग्जीक्यूट करेगा. अगर नहीं मैच करता है तो नेक्स्ट केसेस को एग्जीक्यूट करने में लगा रहेगा जब तक कि हमारा केस की वैल्यू मिल नहीं जाती. केस की वैल्यू जैसी मिलती है वो नेक्स्ट केसेस को एग्जीक्यूट करना बंद कर देगा, उसको स्टेटमेंट को रन कराएगा. उसके बाद में उसके स्टेटमेंट में अगर ब्रेक लिखा हुआ तो वहां से आपका स्विच से आपका कंट्रोल बाहर आ जाएगा और आपको आगे का प्रोग्राम चालू हो जाएगा, है ना. तो आगे आप इस वीडियो में समझेंगे जो भी है क्या है ब्रेक स्टेटमेंट, और अच्छे से समझ लेते हैं एक और पॉइंट से. द ब्रेक स्टेटमेंट इन स्विच केस इज नॉट मस्ट, इट इज ऑप्शनल. इफ देयर इज नो ब्रेक स्टेटमेंट फाउंड इन द केस, all the cases will be executed present after the match cases. It is known as fall through the state of switch statement. ब्रेक स्टेटमेंट स्विच केस में जरूरी नहीं होता है. ये ब्रेक स्टेटमेंट बिल्कुल ऑप्शनल है कि आप स्विच केस में यूज करें या ना करें, है ना. इसका बेनिफिट क्या है, ड्रॉबैक्स क्या है, वो हम आगे देखते हैं. अगर आपके कंट्रोल को कोई भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं मिलता है तो आपका स्विच के सभी केसेस एग्जीक्यूट हो जाते हैं. ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है. अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाएंगे तो आपके जो भी स्विच केस के स्विच में जितने भी केसेस बने हुए हैं वो सारे के सारे केसेस को एग्जीक्यूट करने लगेगा, हो जाते हैं ना. चाहे आपका केस वैल्यू मैच हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सारे के सारे केसेस एग्जीक्यूट हो जाएंगे. अगर केस वैल्यू इनपुट वैल्यू से मैच हो जाती है, अगर केस वैल्यू मैच हो भी जाती है और वो केस चलने के बाद कंट्रोल को ब्रेक स्टेटमेंट या ब्रेक कीवर्ड नहीं मिलता है तो आपका कंट्रोल सारे केसेस की वैल्यू को मैच कराएगा. जब कोई वैल्यू मैच नहीं होगी तो स्विच के बाहर आ जाएगा. तो इससे आपका टाइम ज्यादा जा रहा है अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट नहीं लगाते हैं. अगर आप ब्रेक स्टेटमेंट लगा देंगे तो आपको बेनिफिट हो जाएगा. स्विच तो एक ही बार चलेगा ना, एक वैल्यू पे. अब एक वैल्यू पे चल रहा है तो वो वैल्यू जब तक मैच नहीं होगी तब तक आपका स्विच चलेगा. अब वो वैल्यू जैसी मैच हो गई, अब वैल्यू मैच हो गई तो वो केस चल गया. अब वो केस तो चल गया, अब उसके नीचे के जो भी सारे हैं वो तो बाय डिफॉल्ट डिस्कार्ड ही होने ना सारे केसेस. तो फिर क्यों ना वहीं पर ब्रेक लगा दिया जाए, उसी केस के अंदर ही स्टेटमेंट में एक ब्रेक दे दिया जाए जिससे आपको आगे के केसेस परफॉर्म नहीं कराने पड़ेंगे और आप वहां से बाहर आ जाएंगे. तो आपके पास एक टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी वाला एक बेनिफिट इसमें बन जाता है ना. ओके. The case value can have a default label which is optional. केस वैल्यू के पास डिफॉल्ट लेवल भी हो सकता है जो कि ऑप्शनल है, लेकिन डिफॉल्ट लेवल का भी ये होता है कि अगर आपके कोई भी केसेस मैच नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको पता तो चले कि क्या केसेस मैच कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो उसके लिए हम डिफॉल्ट लेवल लगा देते हैं कि अगर हमारे एक भी केसेस ऊपर के मैच नहीं करेंगे तो हमको ये वैल्यू आनी चाहिए या फिर ये स्ट्रिंग आनी चाहिए या कोई भी वैल्यू जो हम या फिर जो भी स्टेटमेंट मतलब करा के लिखना चाहते हैं वो सब आना चाहिए. तो इसलिए डिफॉल्ट लेवल इसलिए लगा देते हैं कि अगर कोई भी केस परफॉर्म नहीं होता है तो हम डिफॉल्ट लेवल में एक मैसेज प्रिंट करा सकें कि नो केसेस आर मैच्ड. ओके. Suppose there can be one or n number of case values for a switch expressions. माना कि switch expression के लिए एक और n number of case values हो सकती हैं. The case value must be switch expression type only. The case value must be literal or constant. It doesn't allow variables. केस वैल्यू केवल और केवल स्विच एक्सप्रेशन टाइप वैल्यू ही होना चाहिए जो कि लिटरल और कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में ही होना चाहिए. केस वैल्यू वेरिएबल के फॉर्म में नहीं होनी चाहिए. केस वैल्यू किसके फॉर्म में होनी चाहिए, लिटरल और कॉन्स्टेंट्स के फॉर्म में. वेरिएबल के फॉर्म में होगी तो वो वर्क नहीं करेगा. ओके.
स्विच केस कांट हैव वेरिएबल एक्सप्रेशन a प्लस 2h2b+3। ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है आपको स्क्रीन पर, ये जो एक्सप्रेशन दी हुई है, सॉरी, हाँ जी, ये जो आपको एक्सप्रेशन दी हुई है a प्लस 2h2b+3 है ना, तो इस टाइप की वेरिएबल में एक्सप्रेशन नहीं होनी चाहिए आपकी। अगर इस टाइप की एक्सप्रेशंस अगर आपके स्विच में दी जाती है तो आपका स्विच वर्क नहीं करेगा इन पर। तो स्विच केस में ये सब एक्सप्रेशन नहीं दी जाती। ये एक्सप्रेशन अगर आपको देनी भी है तो आप स्विच की एक्सप्रेशन में दे सकते हैं, स्विच की कंडीशन में दे सकते हैं, लेकिन स्विच के केसेस में नहीं दे सकते। स्विच के केसेस में आपको वैल्यूज ही देनी पड़ेगी। स्विच केस किसी भी वेरिएबल एक्सप्रेशन पर कार्य नहीं करता है। वो एक्सप्रेशन इस प्रकार भी हो सकती हैं जैसे कि a प्लस 2h2b+3 या फिर 2b+3 या 2a+3 या फिर कुछ भी, मतलब वेरिएबल के साथ में नहीं होनी चाहिए ना, जैसा कि अभी स्क्रीन पर भी शो हो रहा है। तो इस टाइप की वेरिएबल एक्सप्रेशन पर स्विच केस वर्क नहीं करता है ना, वर्क कर ही नहीं सकता है। तो फिर आप ये सब है ना केसेस में ना दें तो आपको फालतू में झंझट हो जाएगा। अगर आप ये दे देते हैं तो क्या होता है, ये देखिए, द केस वैल्यू मस्ट बी यूनिक इन केस ऑफ डुप्लीकेट वैल्यू इट रेंडर्स कंपाइल टाइम एरर। अगर आप ये वैल्यू दे देंगे तब भी कंपाइल टाइम एरर आएगी, और अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू दे दी, जैसे कि केस वैल्यू यूनिक होनी चाहिए, अगर आपने डुप्लीकेट वैल्यू दे दी केस वैल्यू की तो क्या होगा, आपके पास कंपाइल टाइम एरर आ जाएगी। और उसमें तो आपको सिंटैक्स एरर या फिर इंडेंटेशन एरर या कुछ भी एरर वो दे सकता है, एक्सप्रेशन एरर भी दे सकता है, क्योंकि वैल्यू एरर भी दे सकता है, केस वैल्यू एरर, क्योंकि यहाँ पर जो आप वैल्यू दे रहे हैं वो वैल्यू नहीं, वो आप एक इक्वेशन दे रहे हैं और उस इक्वेशन के इक्वल में कोई वैल्यू नहीं होती है। इस इक्वेशन को आप एज ए कंडीशन दे सकते हैं, यानी कि जब आप स्विच में कंडीशन देते हैं तब आप इस एक्सप्रेशन को यूज कर सकते हैं, लेकिन आप वैल्यूज में एज अ केस वैल्यू आप इस कंडीशन को बिल्कुल नहीं लेंगे। ओके, इस एक्सप्रेशन को नहीं ले सकते, इससे आपके सिस्टम में एरर जनरेट होगा। ओके, और आप अगर डुप्लीकेट वैल्यूज लेते हैं तो वहां पर भी आपके सिस्टम में एरर जनरेट होगा। ओके, स्विच केस इज वेरी यूजफुल व्हाइल डेवलपिंग मीनू ड्राइवन एप्लीकेशंस। जब आप लोग मीनू ड्राइवन की एप्लीकेशंस को डेवलप करेंगे या जब भी आप मीनू ड्राइवन ऐप को बनाएंगे तब आपको स्विच केस बहुत काम आएगा। ये स्विच केस मीनू ड्राइवन एप्लीकेशंस को बनाने के लिए बहुत यूजफुल, यानी बहुत काम आने वाला वो है कि जब मीनू बनाते हैं तो मीनू बनाने के लिए एक स्विच ही तो होता है मीनू में, कि भाई हमको कौन सा स्विच परफॉर्म कराना है। मीनू में जैसे 4-5 दिए होते हैं, फेसबुक का मीनू है तो आप उसमें क्या क्या दे सकते हैं, फ्रेंड्स है, होम है, मैसेज है या नोटिफिकेशन है, तो उनमें से कौन सा आपको चूज करना है आप वो चूज कर लेते हैं। जैसे आपने नोटिफिकेशन चूज किया तो उसमें क्या क्या नोटिफिकेशन आए तो आप वो देख लेंगे, तो वो नोटिफिकेशन हो गया, और भी है ना, तो वही है। तो ये भी कह सकते हैं कि स्विच केस का यूज मीनू ड्राइवन को बनाने के लिए ही किया जाता है। तो वो सब कैसे बनते हैं, तो वो हमारे स्विच केस के आधार पर ही बनते हैं। ओके, तो आज की वीडियो में इतना ही। आज आपने क्या क्या समझा, एक तो आपने स्विच केस स्टेटमेंट समझा क्या होता है, स्विच केस स्टेटमेंट में किन किन पॉइंट्सों को रिमेम्बर करके रखना होता है, किन किन पॉइंट्सों को ध्यान में रख करके आपको स्विच केस स्टेटमेंट बनाना है, ये सब भी आपने देखा। और आपने स्विच केस स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है ये भी आपने देखा, काफी कुछ देखा आपने। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे सी हैश और जावा के स्विच केस स्टेटमेंट को कि क्या होता है। लेकिन हाँ, ये जो स्विच केस स्टेटमेंट है पाइथन में वर्क नहीं करता है, इसलिए मैंने यहाँ पर सी प्लस प्लस और सी हैश का बताया है। ओके, तो आप समझ गए होंगे कि स्विच केस स्टेटमेंट क्या होता है, कैसे वर्क करता है, इसके पॉइंट्स क्या क्या हैं, किन किन पॉइंट्सों को ध्यान में रख करके हमको वर्क करना है, क्या सब कैसे रन कराना है, ये सब तो हम आगे वाली वीडियो में देखेंगे। आगे आपको वीडियो मिलने वाला है जिसमें आप फंक्शनिंग और सिंटैक्स के ऊपर वीडियो होगा स्विच केस का, और उसका नेक्स्ट वीडियो हमारा प्रोग्राम से स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आगे हम फंक्शनिंग और सिंटैक्स को डिस्कस कर लेंगे। देन फिर हम
पहुंचेंगे उस पर प्रोग्राम्स पे, फिर हम स्विच केस के सारे प्रोग्राम्स बनाएंगे। तो आप फंक्शनिंग और सिंटैक्स वाले वीडियो को भी और अच्छे से देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कि ये एक्चुअली स्विच केस वर्क कर कैसे रहा है। यहाँ पर हमने पॉइंट्स को समझा, स्विच केस है क्या ये भी समझा, वर्क करता कैसे ये भी समझा, इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए, ब्रेक स्टेटमेंट क्यों यूज किया जाता है, ब्रेक स्टेटमेंट यूज नहीं करेंगे तो क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, और भी इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट से कैसे डिफरेंट है, और भी कई सारे ऐसे ही कई सारी चीजें हम आगे फंक्शनिंग और उसमें भी समझने वाले हैं। इन सभी चीजों के ऊपर हम फंक्शनिंग और सिंटैक्स पर भी डिस्कस करेंगे, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि ब्रेक स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, कंट्रोल स्टेटमेंट कैसे वर्क करता है, कंडीशन हम कैसे देते हैं, हमारा कंट्रोल चलता कैसे है, बाकी सब चीजें आप उसमें समझने वाले हैं। तो आप वीडियो को उसको भी अच्छे से देखिएगा, और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो आप लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें फ्रेंड्सों के साथ में। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्सों के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला, तो आप प्लीज इसे अपने फ्रेंड्सों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो आपके लिए कोर्स बन रहा है, कंप्लीट कोर्स है आपके लिए, जिसमें आपको फुल टोटल प्रोग्रामिंग स्किल्स से रिलेटेड नॉलेज मिलने वाली है, और इससे आप अपनी टेक्निकल स्किल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। This is your biggest beneficial course for our technical students who wants to improve our technical skills, who wants to improve our programming skills. They can subscribe or press the bell icon for my new latest uploaded videos. Thanks for watching. Like, share and subscribe my channel.